स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के साथ हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो, इकॉनमी को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट हर 5 साल पे कुछ प्लानिंग करती है, प्लान्स बनाती है। इसे ही 5 ईयर प्लान्स कहते हैं, जो कि वो प्लान्स जो होते हैं वो जनरली 5 ईयर्स के होते हैं। ठीक है, 5 ईयर्स के होते हैं, इसलिए इसका नाम 5 ईयर प्लान्स है। उस प्लान में कुछ टारगेट सेट किया जाता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग 5 ईयर प्लान्स कहते हैं। और जब से ये 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हुआ है, उसके क्या गोल्स थे और उस गोल को कहाँ तक जो है हमारी कंट्री में अचीव किया जा सका, इसी के बारे में हमें डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो आइए और इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है 5 ईयर प्लान्स, इसके बारे में हम लोग अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग, या फिर देश के लिए, पूरी इकॉनमी के लिए प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है मींस प्लानिंग फॉर होल इकॉनमी, यानी कि जब पूरी कंट्री के लिए, पूरी इकॉनमी के लिए प्लानिंग की जाती है तो उसे इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। सिंपल से वर्ड में ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, देखो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब सेंट्रल की अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी, लाइक इंडिया में प्लानिंग कमीशन जो है, ठीक है, इंडिया में प्लानिंग कमीशन जो थी वो कुछ टारगेट सेट करती है। ओके, कुछ टारगेट सेट करती है और इन टारगेट्स को जो है अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ओके, और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जिनको कि जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड में अचीव करना होता है टारगेट्स को। ओके, तो यही इकोनॉमिक प्लानिंग है। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, एक सिस्टम है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी, देश की सेंट्रल अथॉरिटी जो कि हमारे देश में प्लानिंग कमीशन थी, ठीक है, वो कुछ टारगेट सेट करती है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है, जिसके थ्रू हम एक स्पेसिफाइड पीरियड में, यानी कि 5 ईयर्स में अगर बात कहें इसके अकॉर्डिंग, तो 5 ईयर्स में हम लोग इन टारगेट्स को अचीव कर सकें। ठीक है, इन टारगेट्स को अचीव कर सकें, ऑन टाइम अचीव कर सकें। ओके, तो ये हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या टारगेट्स होते हैं या किस पे फोकस किया जाता है, तो बेसिकली इस पे फोकस किया जाता है राशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज के ऊपर। यानी जो हमारा स्केयर रिसोर्सेज है, स्केयर रिसोर्सेज कहने का मतलब, देखो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय हमारे जो रिसोर्सेज थे उसमें से ज़्यादातर रिसोर्सेज तो बर्बाद कर दिए जा चुके थे। ठीक है, एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया गया, फॉरेन ट्रेड को बर्बाद कर दिया गया था। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमारी जो है जितने भी रिसोर्सेज थे उनको बर्बाद कर दिए गए थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। और अब जो भी रिसोर्सेज थे हमारे पास बचे हुए, उन रिसोर्सेज का किस तरीके से ऑप्टिमम, राशनल का मतलब होता है ऑप्टिमम, यानी कि मैक्सिमम में सही तरीके से, एकदम सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकें, जिससे कि हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसका ग्रोथ हो सके, या सीधा सीधा ये कह सको कि इकॉनमी का ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या इसमें फोकस किया जाता है 5 ईयर प्लान्स में। जो भी 5 ईयर प्लान्स बनते हैं उसमें हम लोग जो है गवर्नमेंट कह लो या फिर सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो स्केयर रिसोर्सेज का इस तरीके से मैनेजमेंट करती है जिससे कि जीडीपी का ग्रोथ हो सके या इकॉनमी का ग्रोथ हो सके। ओके, तो ये तो बात हो गई कि इकॉनमी प्लानिंग क्या होती है और इसमें क्या किया जाता है। अब देखो, जो ये प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन, इसका सेटअप किया गया था 1950 में। ओके, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत की गई थी, बनाई गई थी 1950 में। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे 1950 में जब ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, तो उसके चेयरमैन थे प्रोफेसर पीसी महालेनोबिस। ओके, प्रोफेसर पीसी महालेनोबिस। एक चीज़ बात और नोट करने वाली ये है कि 1950 में प्लानिंग कमीशन था बनाया गया, लेकिन जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था, जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था वो 1951 टू 1956 के बीच में था। यानी इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी। पहला 5 ईयर प्लान हमारा 1951 में बना था, जिसमें
जो कि 1951 से लेके 56 तक चला था, के लिए बनाया गया था। ठीक है, 1951 से 56 के लिए बनाया गया था। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स हो गया। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हो गया। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स प्लानिंग फॉर होल इकोनॉमी, जिसमें कि सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन थी, ओके, वो कुछ टारगेट सेट करती है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है और उन टारगेट्स को एक स्पेसिफाइड पीरियड में अचीव किया जाता है। ओके, इस पे फोकस किस में होता है प्लानिंग कमीशन जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में, यानी कि प्लान बनाते समय किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, तो इकोनॉमिक और जीडीपी का ग्रोथ। कैसे, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके या राशनल यूटिलाइजेशन करके, सही तरीके से मैनेजमेंट करके जो है हमारी जीडीपी का ग्रोथ करें या इकोनॉमी का ग्रोथ करें। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन के बारे में क्या बताया मैंने। प्लानिंग कमीशन की शुरुआत या फिर सेटअप किया गया था 1950 में, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर पीसी महालेनोबिस। ओके, और पहला 5 ईयर प्लान जो हमारा बना था वो 1951 में बना था, जो कि 1951 से लेके 1956 तक के लिए बनाया गया था। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखो, जब जो है फरवरी 2015 में इसी प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, नीति आयोग बना दिया गया। ओके, तो नीति आयोग, नीति वर्ड जो है ना, नीति वर्ड का मतलब होता है प्लानिंग। अगर नीति वर्ड एक हिंदी का वर्ड है और इसका मतलब होता है प्लानिंग, तो काम जो प्लानिंग कमीशन का था लगभग यही काम नीति आयोग का भी था। नीति आयोग का भी काम जो है प्लानिंग करना ही था, 5 ईयर प्लान्स वगैरह ही बनाना था। ठीक है, तो 2015 यानी 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। ओके, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहने का मतलब ग्रोथ करने के लिए, जीडीपी को तेज़ी से बढ़ाने के लिए जो है एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, नीति आयोग। ओके, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज़ें। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग कमीशन कब सेट किया गया और बाद में उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इंडिया को प्लानिंग की ज़रूरत क्यों थी। ठीक है, तो देखो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारी देश जो है आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल के बाद, तो हमारी जो इकॉनमी थी वो काफ़ी बैकवर्ड और स्टैगनेंट थी। ओके, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी और रुकी हुई थी, मतलब कि डेवलपमेंट एकदम नहीं हो पा रहा था। बैकवर्ड किस मामले में, आप लोगों को याद होगा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कशन किया था कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम वो 230 रुपये, केवल 230 रुपये पर ईयर था। ठीक है, पर एनम। ओके, यानी हमारे यहाँ एक आदमी साल में सिर्फ 230 रुपये कमा पा रहा था। दूसरी बात, हमारी जो इकॉनमी थी वो रुकी हुई थी, स्टैगनेंट थी। स्टैगनेंट कहने का मतलब कि भाई डेवलपमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो पा रहा था, ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, बस हम लोग कमाने खाने में ही बिजी थे। ठीक है, ओके, पहला तो ये रीज़न हो गया कि हमारी जो इकॉनमी थी वो बैकवर्ड और स्टैगनेंट थी ब्रिटिश रूल की वजह से। उसके बाद जो हमारा आउटपुट था और प्रोडक्टिविटी था, ये दोनों ही लो थी। ओके, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन चैप्टर नंबर 1 में किया था कि हमारा जो प्रोडक्शन था, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम थी। क्यों कम थी भाई, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था, क्योंकि हमारी जो मोस्ट पॉपुलेशन थी, ज़्यादातर पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड था, रेनफॉल पे डिपेंड था। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। ओके, प्रॉपर मशीनरीज़ वगैरह नहीं थी एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन और हमारी जो इंडस्ट्री थी उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही लगे हुए थे। 72% पॉपुलेशन कहाँ लगा हुआ था, एग्रीकल्चर पे, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर पे लगा हुआ है, और वो भी एग्रीकल्चर डिपेंड किस पे है, रेनफॉल पे। तो अगर रेनफॉल अच्छा हुआ तो आउटपुट अच्छा होगा, रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ तो आउटपुट अच्छा नहीं होगा, यानी हमारा आउटपुट भी नहीं अच्छा हो रहा था और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी नहीं थी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों नहीं अच्छी थी भाई, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी और मशीनरीज़ वगैरह का इस्तेमाल हम लोग जो है अपने
जो है एग्रीकल्चर में अभी नहीं कर रहे थे। तो दूसरी प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये थी। उसके बाद हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो बहुत कम था। जाहिर सी बात है, जब हमारी आउटपुट ही एकदम कम होगी, आउटपुट एकदम कम होगा, लो होगा, और प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम होगी, तो हमारी जीडीपी, जिसका नाम ही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन यानी आउटपुट, इट रिलेट्स टू आउटपुट, है ना। प्रोडक्शन का मतलब क्या, आउटपुट से रिलेट कर रहा है। तो जब हमारा आउटपुट ही कम होगा, प्रोडक्टिविटी ही कम होगी, तो जीडीपी ग्रोथ तो नीचे आ जाना ही है। यानी हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है, हमारी इकॉनमी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और ज़्यादा पीछे जाते चली जा रही थी, ठीक है। तो अब इस तरह की इकॉनमी को, जहाँ पे कि इकॉनमी पूरी तरीके से बैकवर्ड और स्टैग्नेंट हो, ठीक है, आउटपुट एकदम नहीं है, आउटपुट हमारे पास एकदम ना के बराबर हो रहा था, लो हो रहा था, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी लो हो रही थी, जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज़ी से गिर रही थी, ठीक है। तो इस तरह की इकॉनमी को मार्केट फोर्सेस पे, ओके, मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जा सकता था, ठीक है। मार्केट फोर्सेस कहने का मतलब क्या है भाई, मार्केट फोर्सेस क्या मतलब क्या हुआ, मार्केट फोर्सेस का मतलब है कि भाई मार्केट को डिटरमाइन करने वाले फोर्सेस, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। ओके, आप लोगों को याद होगा कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वही मार्केट में को सेटअप करते हैं कि भाई कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, इसी हिसाब से प्राइस वगैरह सब कुछ डिसाइड किया जाता है। तो ये डिमांड और सप्लाई क्या है, मार्केट फोर्सेस है। यानी कि हम अपनी कंट्री को मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकते थे, यानी कि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, उन प्रोडक्शन को हम डिमांड और सप्लाई के हिसाब से नहीं चला सकते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलाने का मतलब है कि आप अपनी इकॉनमी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के हाथ में दे रहे हैं। क्यों, प्रोड्यूसर्स डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेंगे, है ना, प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेंगे। लेकिन हम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी और हमारी इकॉनमी को ज़रूरत थी एक बिग पुश की, ठीक है, बिग पुश की ज़रूरत थी। यानी कि हमारी इकॉनमी को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और सपोर्ट की ज़रूरत थी, किसकी, गवर्नमेंट की। यानी अब हम अपने इकॉनमी को मार्केट के हाथों में नहीं छोड़ सकते थे। उसमें क्या ज़रूरत था कि मार्केट के हाथों में ना छोड़ करके गवर्नमेंट उसमें ध्यान दे, ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, सपोर्ट करे इकॉनमी को, जिससे कि जो हमारी इकॉनमी काफ़ी बैकवर्ड हो चुकी थी, स्टैग्नेंट हो चुकी थी, उसको वापस से लाइन पे लाया जा सके, वापस से ग्रोथ रेट धीरे धीरे करके बढ़ाया जा सके। इसलिए ज़रूरत थी कि गवर्नमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट करे और सपोर्ट करे इकॉनमी को। ओके, इसीलिए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स बनाने का जो है डिसीज़न लिया और 5 ईयर प्लान्स बनाना शुरू किया कि 5-5 साल के लिए टारगेट सेट करेंगे और उसको अचीव करने के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बना करके उसको अचीव करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया भाई कि नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। ओके, अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला पॉइंट जो है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ओके, तो इकोनॉमिक प्लानिंग को 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो डायरेक्टिव या फिर कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, आइए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये। डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब ऐसी प्लानिंग जिसमें कि गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है। फिर इसको ये किस पे डिपेंड होता है अभी, तो ये जो डिपेंड होता है वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाईज़ पे डिपेंड होता है, ठीक है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाईज़ पे डिपेंड होता है, और जो जिसमें गवर्नमेंट बस डायरेक्शन देती है प्राइवेट सेक्टर को कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है बस डायरेक्शन देती है, डायरेक्ट प्लानिंग नहीं करती है, ठीक है, जिससे कि जो हमारी इकॉनमी है वो इक्विलिब्रियम में बनी रहे। ओके, तो डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होगी, वो प्लानिंग जिसमें कि गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है, वो क्या करती है, बस डायरेक्शन देती है कि प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे कि हमारी जो इकॉनमी है वो इक्विलिब्रियम में बनी रहे और जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट यानी कि लोगों का जो हित है वो भी सफ़र ना करे, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट भी सफ़र ना करे और जो इंडिविजुअल गेन है यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं उनको भी नुकसान ना हो, यानी लोगों का भी फ़ायदा हो और प्रोड्यूसर्स का भी फ़ायदा हो, ठीक है। ये इस तरह की इकॉनमी डायरेक्टिव, इस तरह का जो प्लानिंग होती है वो डायरेक्टिव प्लानिंग कहलाती है। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि गवर्नमेंट खुद से प्लानिंग करती है, किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए।
ओके, जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। ओके, इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। ओके, तो आइए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं टेक्स्ट को पढ़ते हुए जो मैंने लिखा है। डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड सो इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। यानी डायरेक्टिव प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है केवल डायरेक्ट किया जाता है, जिसमें प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए किया जाता है। किसको डायरेक्शन देना है? वो भी सप्लाई एंड डिमांड को डायरेक्शन देना है। ओके, क्यों? जिससे कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में बनी रहे। ओके, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें गवर्नमेंट खुद से पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट खुद से प्लानिंग करती है, खुद से डिसीजन लेती है और खुद से काम करती है। किसमें? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है काम खुद से करती है। ओके, अब हम लोग अपना अगला जो पॉइंट है ये देखते हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यानी डायरेक्टिव प्लानिंग में अगर जो है कि इकॉनमी में डायरेक्टिव प्लानिंग की सिचुएशन है, डायरेक्टिव प्लानिंग लेके गवर्नमेंट चल रही है, तो उसमें ग्रोथ के प्रोसेस में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट खुद से ग्रोथ के प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट करती है। तो फिर कौन करता है भाई ग्रोथ का प्रोसेस? ग्रोथ का प्रोसेस करता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके हाथों में ग्रोथ के प्रोसेस को दे दिया जाता है कि वो ग्रोथ करेंगे। कैसे? सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन रखते हुए। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बस डायरेक्शन देती है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और थोड़े हेल्प भी करती है, जैसे कि रूट्स वगैरह बना उनके लिए जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना, ये सारा काम जो है गवर्नमेंट करती है। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट की हेल्प से, ठीक है, इसमें डायरेक्टिव प्लानिंग में इंडस्ट्रियलिस्ट की हेल्प से, प्रोड्यूसर्स की हेल्प से, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से ग्रोथ किया जाता है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या है? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट खुद से पार्टिसिपेट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए खुद से काम करती है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं छोड़ती है। ओके, इसके बाद देखिए, in this government direct the private sector with regard to set of do's and don'ts। ठीक है, यानी इसमें गवर्नमेंट यानी कि डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्टिव यानी कि डायरेक्शन देना है बस। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्ट करती है किसको? प्राइवेट सेक्टर को, कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि नेशनल इंटरेस्ट यानी कि लोगों का भी भला होता रहे और इंडिविजुअल गेन भी होता रहे। इंडिविजुअल गेन यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट का भी भला होते रहे। ठीक है, तो जो डायरेक्टिव प्लानिंग है इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्शन देती है कि प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे नेशनल इंटरेस्ट भी सफ़र ना करे और इंडिविजुअल गेन भी होता रहे। यानी इनका भी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता रहे और जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, लोगों का डेवलपमेंट भी होता रहे। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, अगर हम इंडिया की बात करें कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में, प्रेजेंट सिनेरियो में यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है। ठीक है, मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है हम लोग 11th में थोड़ा डिस्कशन किया है, अभी हम लोग आज भी इस चैप्टर में भी डिस्कशन करेंगे। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है। ठीक है, तो इंडिया के केस में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में जो है प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं और ग्रोथ के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। ग्रोथ के एजेंट के रूप में काम करने का मतलब क्या है कि ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के डिसीजन लेते हैं, दोनों काम करते हैं। ठीक है, इंडिया के केस में। ओके, तो डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या हुआ कि ये ग्रोथ प्रोसेस का काम कौन करेगा? ग्रोथ प्रोसेस का काम करेंगे प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा और वो भी किसके डायरेक्शन पे? गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे। गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन देंगी कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे नेशनल इंटरेस्ट भी बना रहे और उनका भी भला होता रहे और
कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में जो है लाइक इंडिया में जो है, इंडिया में जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के डिसीजन लेंगे और ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, और ये देखिए, इट परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकॉनमी, यानी जो डायरेक्टिव प्लानिंग है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में होती है। जो इकॉनमी है, इकॉनमी का 3 टाइप होता है। ठीक है, इकॉनमी जो होती है उसकी 3 टाइप होती है। ठीक है, 11th में भी पढ़ा था आपने, उसी तरीके से 12th में भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, पहला है कैपिटलिस्ट, ठीक है, दूसरा है सोशलिस्ट और तीसरा है मिक्स्ड इकॉनमी। तो जो डायरेक्टिव प्लानिंग है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में होती है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी का मतलब है जहाँ पे डिसीजन प्रोड्यूसर्स लें, जहाँ पे डिसीजन डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पे लिया जाए। ठीक है, वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। ठीक है, यानी वो इकॉनमी जहाँ पे डिसीजन कौन लेगा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, और जो हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमी है, कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमी जो है, सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है, वो सोशलिस्ट इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी दोनों में पाई जाती है। सोशलिस्ट इकॉनमी एंड मिक्स्ड इकॉनमी दोनों में पाई जाती है। कहने का मतलब कि भाई ऐसी इकॉनमी में भी पाई जाती है जो कि सोशलिस्ट हो, यानी कि जिसमें कि गवर्नमेंट डिसीजन ले, और ऐसी इकॉनमी में भी पाई जाती है जो कि मिक्स्ड इकॉनमी हो, यानी कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के डिसीजंस लें। ओके, तो ये हो गया हमारा डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। दोनों को मैंने एक साथ समझा दिया आप लोगों को। नोट्स इसके थ्रू बना लीजिएगा, बुक होगी आप लोगों के पास, बुक भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों मिला के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग इसी को लेके चलेंगे, कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी। इन तीनों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा यही इकॉनमी के बारे में होगा कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या है, सोशलिस्ट इकॉनमी क्या है और मिक्स्ड इकॉनमी क्या है।